आज हम लोग न्यू टेस्टामेंट का जो बैकग्राउंड है उसके विषय में स्टडी करने जा रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी मोस्टली हिस्टोरिकल स्टडी दैट वी विल बी डूइंग टुडे। और इस बैकग्राउंड को जो है इसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह सकते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि। और इसे स्कॉलर्स लोग जो है सेकंड टेम्पल पीरियड भी कहते हैं। और इसका टाइम फ्रेम जो है वो 538 BC से लेकर AD 70 है। इसका टाइम पीरियड 538 BC से लेकर AD 70। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टाइम है जिसे सेकंड टेम्पल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसी के दौरान जब हमारा नया नियम का जो कॉन्टेक्स्ट है, नया नियम का जो पवित्र शास्त्र है वो AD 70 AD 100 तक में है, लेकिन मेजॉरिटी जो घटनाएं घटे हैं यीशु मसीह का समय और प्रेरितों का समय जो है वो इसी टाइम फ्रेम में जो है, विशेषकर 538 के आसपास नहीं, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सेकंड टेम्पल जो पीरियड है इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है घटे हैं। और इसीलिए ये स्टडी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बिकॉज जब हम न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, जब हम मैथ्यू मार्क लूक से लेकर जो एपिस्टल्स है पत्रियों को पढ़ने लगते हैं, तो ये बैकग्राउंड हमें एक कॉन्टेक्स्ट देगा ताकि हम और बेहतर तरीके से हमारे बाइबल स्टडीज़ में, पर्सनल बाइबल स्टडीज़ में बाइबल वर्सेस को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें। और हम कह सकते हैं कि रफली ये जो पीरियड है, या मैथ्यू चैप्टर 1 से लेकर गॉस्पेल्स का शुरू से लेकर प्रेरितों का कार्य चैप्टर 12 तक, ये जो ज्यूइश बैकग्राउंड है वो रहता है। उसके बाद प्रेरितों का कार्य अध्याय 12 के बाद वी पॉल एंड अदर मिशनरीज विद पॉल वो दूसरा एरियाज में भी एक्सटेंड होने लगते हैं। लेकिन यहाँ तक जो है मेन रूप से जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमारा रहता है वो ज्यूइश रहता है, यानी इजराइल के संबंध में। और जैसे कि डैनियल चैप्टर 7 में मेंशन किया गया है, दानियल का चैप्टर 7 में आप देख पाएंगे जो प्रोफेसी या भविष्यवाणी को दिया गया था, मुख्य रूप से 4 राजाओं के विषय में। उन 4 राजाओं में से लायन के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आप पाएंगे बियर के बारे में लिखा गया है। आप पाएंगे लियोपार्ड, और आप पाएंगे एक ऐसा बीस्ट के बारे में लिखा गया जिसको फोर्थ बीस्ट कहते हैं। इसके बारे में जिसका दांत जो है वो लोहे का है। और इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप देख पाएंगे कि वो पहला जिसके बारे में वर्णन किया गया है, भविष्यवाणी किया गया है अबाउट द एम्पायर्स, द किंगडम्स, ये वो 4 हैं। और 538 तक में इस किंगडम का खात्मा को हम देख पाते हैं, which this line signifies बेबीलोन, जो बेबीलोनियन किंग है नबूकदनेस्सर, जो इजराइल को 70 इयर्स का कैप्टिविटी में ले जाते हैं। पर 538 तक में आप उसका एंड को देख पाते हैं, कैप्टिविटी जो होते हैं इजराइल का। उसके बाद हम देख पाते हैं कि बेबीलोन का खात्मा को देख पाते हैं, मुख्य रूप से नबूकदनेस्सर का खात्मा, एंड देन यह बेबीलोन को दर्शाते हैं। और फिर ये जो सेकंड एनिमल या जानवर के बारे में बताया गया, यह पर्शियन एम्पायर के बारे में है, जो जिसको डैनियल जो है डियर के रूप में दर्शाते हैं। एंड देन यू सी दिस लियोपार्ड व्हिच इज ग्रीस। और फोर्थ बीस्ट जिसका दांत लोहे का है, दैट्स गोइंग टू बी द रोमन एम्पायर। तो हमारे न्यू टेस्टामेंट के साथ, और विशेषकर न्यू टेस्टामेंट का राइटर्स लोग जब न्यू टेस्टामेंट को लिखते हैं, और मुख्य रूप से जब हम ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट को
स्टडी करने लगते हैं, बाइबल का संदर्भ को जब स्टडी करने लगते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जिस किंग्स या जिस किंगडम्स के बारे में डैनियल 7 में भविष्यवाणी किए गए हैं, इट हैज सो मच टू डू with how our scriptures were written, the context of what happened in those times, इतिहास में विशेष करके इजराइल के संबंध में. By this time बेबीलोन का खात्मा हो जाता है, and then we see the rise of Persian Empire. तो आज we'll try कि इन तीनों के बारे में हम देख सके जब तक हम AD 70 पहुँचे. I'll try to complete as early as I can. ठीक है, तो ये 4 के विषय में, ये 4 राज्य के विषय में डैनियल 7 में भविष्यवाणी की गई है. यहाँ तक में बेबीलोन का खात्मा हो चुका है, जिस सेकंड टेम्पल पीरियड के हम स्टडी कर रहे हैं आज, जो कि 538 BC से AD 70. AD 70 इसलिए बिकॉज AD 70 में यीशु मसीह के समय में जो यरूशलेम का मंदिर हुआ करता था, फाइनली रोम डिस्ट्रॉयज इट इन AD 70. That's why this period is known as Second Temple period. और वो जो सेकंड टेम्पल है उसका खात्मा रोम AD 70 में करते हैं, जिसका भविष्यवाणी को यीशु मसीह ऑलरेडी कर देते हैं. तो इसके बारे में आइए थोड़ा स्टडी करते हैं, इस पर्शियन एम्पायर के बारे में. एक तो वो जो लायन है बेबीलोनियन, वो खत्म हो चुका है, बट स्टिल लिख लेते हैं. सेकंड पर्शियन. यदि आपको याद होगा, डैनियल लोगों को जब कब्जा करके ले गया था, है नहीं, और बहुत सारे इजरायलियों को कब्जा करके ले गया था नबूकदनेस्सर का टाइम में. बट आफ्टर दैट 70 ईयर पीरियड क्या होता है, पर्शिया का जो राजा है साइरस, वो अनुमति देते हैं कि इजरायली लोग जो है वापस अपने अपने जगह में जाए, एंड ही अलाउज टू बिल्ड द टेम्पल. ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल के लिए वो अनुमति तो देते हैं, बट वी सी कि विद इन इजराइल कुछ लोग ऐसे भी थे जो विरोध कर रहे थे इस काम का. दैट्स व्हाई टेम्पल कंस्ट्रक्शन में यद्यपि बहुत पहले ही इसका अनुमति दिया जा चुका था, फिर भी बाधाओं की वजह से इट गॉट डिलेड, एंड अल्टीमेटली फरवरी का महीना का 515 BC में यू हैव रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द टेम्पल कंप्लीटेड. और विशेष करके इस समय जिन पर्शियन राजाओं के बारे में हम इस दौरान पाते हैं, उनमें से यू विल सी डैरियस राजा है, एंड यू विल सी इवन साइरस, एंड वन मोर थिंग यू विल फाइंड जिसका उल्लेख आप नेहमिया और एजरा में भी देख पाते हैं. द किंग्स नेम इज, उनका नाम बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आर्थसेस. इनके विषय में आप इवन एजरा 7 में पाएंगे, नेहमिया अध्याय 2 में आप इस राजा के विषय में उल्लेख को पाएंगे. पर्शिया का उनका समाप्ति कैसा होता है, उनका समाप्ति जो है, हाउ दे कम टू एंड इज बाय द राइज ऑफ वन मोर ग्रेट किंग हु वी नो इन द हिस्ट्री टू बी अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर के नाम से जानते हैं हिंदी में. सो सिकंदर जब, या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अपना कॉन्क्वेस्ट को शुरू कर रहे थे, जब वो कॉन्क्वेस्ट में जब वो अपना राज्य को बढ़ा रहे थे, बैटल्स को लड़ रहे थे, सो बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हिज एम्पायर बीइंग एक्सटेंडेड, क्या होते हैं, द पर्शियन किंगडम कम्स टू एन एंड. तो आप जब तीसरा जो एम्पायर आते हैं पर्शिया के बाद, इसको हम हेलेनिस्टिक पीरियड कह सकते हैं. हेलेनिस्टिक मीन्स जो ग्रीस से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो पर्शियन जो है 538 BC से लेकर 332 BC तक, एंड देन हेलेनिस्टिक पीरियड बिगिंस अलेक्जेंडर द ग्रेट से, सिकंदर से. बट सैडली इवन अलेक्जेंडर दो ही वाज वेरी पावरफुल, उसका जो साम्राज्य है, मतलब Alexander the Great, even he could not rule for so many years. उसका भी जो है हार्डली 332 में अलेक्जेंडर द ग्रेट. हालांकि ये हेलेनिस्टिक पीरियड जो है, अलेक्जेंडर का बाद उनका जनरल्स लोग आगे बढ़ाते हैं. इस हेलेनिस्टिक मीनिंग जो ग्रीस
उसी को हेलेनिस्टिक कहते हैं, जो ग्रीक संबंधित है। हालांकि यह एम्पायर गया है अप टू 142 BC, बट अलेक्जेंडर की जब हम बात करते हैं, महान राजा इस हेलेनिस्टिक पीरियड में, वो ही कुड गो फ्रॉम 332 टू 323 BC। तो जब ये एरा चल रहा था, ये BC, तो इंडियन हिस्ट्री में भी जब हम पढ़ते हैं, चंद्रगुप्ता के नाम तो आपने सुना होगा। तो कंटेम्पररी से इंडिया में जब चंद्रगुप्ता का पीरियड चल रहा था, और उस दौरान उस एरिया में, इजराइल, इजिप्ट, उस एरिया में कब्जा जो है अलेक्जेंडर का ग्रेट, जो ग्रीस से बिलोंग करता है, मैसिडोनिया से है, तो ही वाज कॉन्करिंग, बट इवन ही कुड नॉट गो। ये जो है ये अलेक्जेंडर, इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, आप देख पाएंगे बहुत ही कम समय के लिए, 332 से 323, हार्डली 10 से 11 साल उन्होंने राज्य किया है। एंड देन वो मारा जाता है, उसी के साथ साथ अलेक्जेंडर का जो एम्पायर है वो खत्म हो जाता है। और अलेक्जेंडर जो है, जब हम उसका ट्यूटर, यानी जिससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किए हैं, उसके विषय में जब हम स्टडी करते हैं, शायद हम लोग थोड़ा हैरान हो जाएंगे, ना भी हो। उसका ट्यूटर जो है वो एरिस्टोटल हुआ करता था। एरिस्टोटल का नाम सुने हैं बायोलॉजी में? एरिस्टोटल को फादर ऑफ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। साइंस स्टूडेंट कौन है? एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यू नो। सो या, ही वाज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ऐसा भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने अपने आप को जो है ग्रीक कल्चर या ग्रीक लोगों का जो भी है रीति रिवाज, उसको स्प्रेड करने के लिए एक अपोस्टल के रूप में अपने आप को देखता था, एक प्रेरित के रूप में। लेकिन हालांकि वो बहुत ज़्यादा दिन तक उन्होंने जो है राज्य नहीं कर पाया। एंड देन आफ्टर अलेक्जेंडर उसका राज्य जो है 2 भागों में बट जाता है। एक तरफ चला जाता है जिन्हें पटेलोमिक कहते हैं, और दूसरा तरफ जिसे कहते हैं सेलोसिड्स। तो ये 2 भागों में जो है ये राज्य बढ़ जाता है। Here we go, third is Hellenistic period, जो कि 332 से 242, हाँ हेलेनिस्टिक पीरियड। यहाँ पे हमने अलेक्जेंडर के बाद ये पीरियड जो है 2 भागों में बट जाता है। ये इट इज कॉल्ड, ये बहुत ही डिफिकल्ट है इनको स्पेल करना, पिटेलोमिक, इसे पिटेलोमिक्स कहते हैं, जो कि इजिप्ट का एरिया को ये लोग रूल करते हैं 320 से 198 BC तक। एंड देन यू हैव इस जिसे सेलूसिड्स कहते हैं, सेलूसिड्स, जो कि सीरिया रीजन को रूल करते हैं। एंड तो ये 2 भागों में जो है अलेक्जेंडर के बाद जो भी उन्होंने कब्जा किए थे, ये 2 भागों में वो बढ़ जाते हैं। एंड देन इन दोनों में भी बहुत तनाव होता है, समय समय में इन दोनों में बहुत तनाव होता है। सेलूसिड लोग पिटोलेमिस को कब्जा करने की कोशिश करता है, बहुत हद तक लड़ाई भी लड़ते हैं। दिस पीपल दे वर ग्रीस के हैं, हाँ, जो हेलेनिस्टिक अलेक्जेंडर का ही नेक्स्ट जनरेशन। जी जी, नेक्स्ट जनरेशन मींस अलेक्जेंडर का ही जनरेशन का था, बट आफ्टर अलेक्जेंडर डाइज या इट गॉट डिवाइडेड। 2 जनरल्स रहे हैं, तो एक इजिप्ट और इजराइल का पोर्शन जो है वो पेट्रोलमिस के पास चला जाता है। एंड देन सीरिया का रीजन, बिकॉज अलेक्जेंडर का कॉन्क्वेस्ट बहुत बड़ा एरिया का था, तो ये सीरिया जो रीजन है वो इनके हाथों में चला जाता है, सेलूसिड्स, ये भी और एक जनरल के हाथों में चला जाता है। मतलब ये उनका नाम है कि उनका ट्राइब का नाम है? ये जो नाम है, तो ये उनका एक्चुअली उसका नाम है क्या, इनका नाम सेलूसिड कुछ है, ये जनरल का नाम है सम सेलुकस समथिंग इज हिज नेम, सेलुकस कुछ नाम है इनका। जी जी जी, वैसा ही उस समय में ऐसे होता था, whoever is the king
अपॉन हिज नेम उसका वैसा बन जाता था। तो हेलेनिस्टिक मीनिंग्स वी आर स्टिल ग्रीस, ग्रीस मैसेडोनिया का जो है उसी को हेलेनिस्टिक, उनके भाषा में इसको, जैसे हम इंडिया को हमारे भाषा में भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उसी अच्छा, प्रकार तो से जो ग्रीस का ग्रीस का ग्रीक नेम है। हाँ ग्रीक, हाँ ये हेलेनिस्टिक, ठीक है, हेलेन, या सो इट कम्स हेलेनिस्टिक। तो दिस इज द थर्ड एनिमल अबाउट whom Daniel had prophesied. After that comes Rome with the beast with iron teeth. So इनके हाथों में ये पेट्रोलोमिस जो है, इनके हाथों में, इनके कब्जे में जो है यहूदियों का एरिया भी था। बट क्या होता है 198 बीसी में, 198 बीसी में सेलूसिड्स लोग उस एरिया को कब्जा कर लेते हैं, उस एरिया को कब्जा कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल जेरूसलम, जूडिया, उस एरिया को जो है ये सेलूसिड लोग कब्जा कर लेता है। लेकिन वो लोग एक्सट्रीम इजिप्ट साइड में नहीं जा सकता है, बिकॉज इसी समय में 190s का इस समय में रोम का जो एक्सटेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। दैट्स वाई वो लोग, ये लोग जो है पेट्रोलोमिस को इजिप्ट के बाहर नहीं कर सका, क्योंकि पेट्रोलोमिस के साथ रोम का समर्थन था। दे वर एन एलाई, फ्रेंड ऑफ रोम। कौन? ये पेट्रोलोमिस। हालांकि सेलूसिड लोग पेट्रोलोमिस के अंडर में जो जेरूसलम का एरिया था उसको कब्जा कर लिया था, बट एक्सट्रीम इजिप्ट तक वो लोग नहीं जा सका, बिकॉज रोम उस समय बढ़ रहा था, अपने टेरिटरी को बढ़ा रहा था, रोमन एम्पायर। लेकिन ऐसा होता है कि सेलूसिड के हाथ में जो भी एरिया उनके अंडर में था, पैसों का समस्या की वजह से इस बात को आप बहुत ज़्यादा पाएंगे हिस्ट्री में कि जो भी राज्य जो फलता फूलता था, दे यूज्ड टू बी वेल्दी, और जब कभी भी उनका पैसा में समस्या होता था, उनका आर्थिक इकोनॉमिक्स में जब समस्या होता था, इकोनॉमी में आप देख पाएंगे कि वो राजा लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकता था, बिकॉज सेनाओं को भरण पोषण देना है। फॉर एनी किंग टू फ्लरिश एंड टू एक्सटेंड हिज किंगडम, टू मेक हिज आर्मी स्ट्रॉन्ग, टू हैव गुड वेपन, उनको चाहिए था पैसा। तो सेलूसिड को पैसा का इस समय समस्या हो गया था, और इसीलिए इन लोग जो है प्रोबेबली इन मेनी वेज जो रिच ज्यूस लोग भी था, उन लोगों से पैसा जो वी नो टैक्स का जैसा वसूली होता था। सो इसीलिए क्या हुआ, ज्यूस लोगों के साथ, बिकॉज ज्यूस लोगों को दबाव डालकर, स्पेशली जो ज्यूस लोग थोड़ा रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, पैसे के लिए, उन लोगों से पैसा को अर्जित करने के लिए। और इस समय में ऐसा भी होता है, ये तो हो रहा था, बट इतना ही नहीं। सेलूसिड्स में से और एक राजा इस समय आते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर दिस पर्सन्स नेम बिकॉज he did one of the worst work during this time. इनका नाम है एंटियोकस। एंटियोकस फोर्थ इसको बोला जाता है, या एंटियोकस एपिफेनिस भी इनको कहा जाता है। ये भी जो है एंटियोकस जो फोर है, ये इजिप्ट को जो इनके हाथों में था, इसको कब्जा करने की कोशिश करता है, बट इवन ही कुड नॉट, बिकॉज क्यों? बिकॉज रोम वाज बिहाइंड पेट्रोलोमिस। रोम उनको समर्थन करता था पेट्रोलोमिस को, बट दिस पर्सन वाज एंटी ज्यू। वो यहूदी लोगों को मतलब नफरत करता था, यहूदी लोगों को वो पसंद नहीं करता था, वो एंटी ज्यूइश था। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने ये तक किया कि जब ये अपने एम्पायर में आया 168 बीसी में, इन्होंने क्या किया, ज्यूस नाम का इनका देवता का आइडल को जो है वो यरूशलेम का मंदिर में रखा, और वहां पे जो है उन्होंने पिग, सुअर को जो है उसको ऑल्टर में बलि चढ़ाया है। और इसी को जो है एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन का एक कार्य, घृणित कार्य कहा जाता है बाइबल में, बिकॉज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इन ओल्ड टेस्टामेंट कॉन्टेक्स्ट, वी ऑल नो दैट पिग वाज कंसिडर्ड टू बी अनहोली एनिमल। So what this person, what this ruler of Seleucid did, because he was anti-Jewish, he sacrificed pig in the altar 168 के दौरान। इसके बाद क्या होता है, बिकॉज ऑलरेडी ये लोग एंटी ज्यूइश था, तो अभी यहूदी लोगों की तरफ से जो है प्रोटेस्ट चालू होता है। एंड देन 166 में, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा बोर्ड होने से अच्छा होता है। तो
166 में 166 BC में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, विदिन 2 years क्या होता है, एक ज्यूइश प्रीस्ट रहता है मतियास, वो अपने पुत्र के साथ जूडास मैकाबीज के साथ रिवोल्ट करता है। मैकाबियन रिवोल्ट नाम को आप सुनेंगे 166 के दौरान। इसका नाम था मतियास ना, मतियास वाज अ प्रीस्ट विद हिज सन, उनका सन का नाम है जूडास मैकाबीज। तो इन लोगों ने क्या किया, इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और एक प्रकार का ज्यूस लोगों को जो है इंडिपेंडेंस इन लोगों ने दिलाया, मैकाबियन रिवोल्ट इन लोगों ने किया। और सेलूसिड के अगेंस्ट में इन लोगों ने अपने आप को जो है एक प्रकार का फ्रीडम या इंडिपेंडेंस को दिलाया। एंड वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस इंडिपेंडेंस आल्सो वाज बिकॉज रोम जो है, रोम का हाथ इन लोगों के ऊपर था। सो रोम का सहायता से इन लोगों ने, बिकॉज उन दिनों में क्या होता था, पेटोलॉमिस इज अ फ्रेंड ऑफ रोम, सेलूसिड इज एनिमी ऑफ पेटोलॉमिस। इसका मतलब सेलूसिड इज एनिमी ऑफ रोम एज वेल, ठीक है। और इनका रिश्ता इनका साथ अच्छा है, रोम का साथ अच्छा है, मतलब फिर ये भी उनका शत्रु है। तो बिकॉज ऑफ रोम का एक प्रकार की सहायता से ये जो ज्यूइश लोग हैं ये रिवोल्ट कर सका अगेंस्ट द सेलूसिड्स एंड वर बिगन टू गेन सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 166 से ये लोग इसी से एक प्रकार का इंडिपेंडेंस को गेन किए अप टू द पॉइंट ऑफ 63 BC। और इस दौरान जो है इस इन लोगों का जो अपना ज्यूइश एरिया में जो इन लोगों का हम कह सकते हैं स्मॉल किंगडम, और इस किंगडम को हेस्मोनियन रूल भी कहा जाता है, ठीक है, मैकाबियन पीरियड या हेस्मोनियन पीरियड कहा जाता है। और एक नाम यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर जानियस। इसी हेस्मोनियन पीरियड का समय अलेक्जेंडर जानियस जो है, ये पीरियड इससे अलग है, ये जो है हेलेनिस्टिक है, या हेस्मोनियन या मैकाबियन पीरियड इसमें आ जाता है। तो इस दौरान और एक इनका जो रूलर है इस ज्यूइश बैकग्राउंड का, अलेक्जेंडर जानियस इनका नाम है, वो थोड़ा बहुत अपना टेरिटरी को एक्सटेंड करता है। बट जब ये अलेक्जेंडर भी मारा जाता है तो उनका वाइफ जो है फॉर मे बी 10 साल के आसपास वो रूलर बने रहती है। लेकिन उसके बाद कौन अभी ओवरटेक करेगा, कौन अभी इस राज्य को संभालेगा, उनका सन्स था, 2 सन्स, एक था अरिस्टोबुलस और एक है हायरेकेन्स II। अरिस्टोबुलस II और हायरेकेन्स II, इनका नाम वो डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। तो जैसे होता है ना, पुराना समय में होता था द बैटल फॉर द पावर, तो इन दोनों में से एक के ऊपर रोम का मेहरबानी हुआ करता था। एंड दैट वाज नॉट अरिस्टोबुलस II बट जिनका नाम है हायरेकेन्स। लेकिन हायरेकेन्स वाज वेरी वीक, वो बहुत ही वीक रूलर हुआ करता था। दैट्स व्हाई रोम ने क्या किया, हेरिकेन्स का मदद करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति को रखा जो हेरिकेन्स, इतना कमजोर है हेरिकेन II, ताकि कोई और भी रहे वहां पे। और हेरिकेन जो है वो प्रीस्ट का समुदाय से बिलोंग करता है, प्रीस्ट का वंश से, बिकॉज मथियस वाज ए प्रीस्ट एंड ऑल ऑफ दिस पर्सन्स हु हैड बीन रूलिंग in this Hasmonean period were from the priest background, and Hurricane II was also a priest, but he was very weak. That's why Rome, what they did was they sent a loyal person who would be loyal, जो रोम के प्रति लॉयल रहेंगे और साथ ही साथ ये हरिकेन का साथ भी देंगे। और उन्होंने भेजा है एंटीपेटर नामक व्यक्ति को, एंटीपेटर नामक व्यक्ति को जो हरिकेन II का प्राइम मिनिस्टर के तरफ में उनका साथ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एंटीपेटर कैनॉट बी द प्रीस्ट बिकॉज इज नॉट फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रीस्ट, बट ही कैन बी समवन लाइक ए को रूलर विथ दिस पर्सन नोन एज हेरेकेन्स II। नाउ सी ये एंटीपेटर जिसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे ये 63 BC तक जाता है ना, 63 BC में वो हेरेकेन वीक पर जाता है। आप कहाँ लिखेंगे, ज़्यादा तो नहीं है। वो लाइन एंड क्वेश्चन हटा दीजिए, 1 और 2 हटा दीजिए। 1 और 2 हटा देते हैं ना।
1 और 2 याद है? 63 Hyrcan 2 became very weak. So अभी देखिए यहीं से जो है अब तक में क्या होता था, रोम वेरी टेक्निकली रोम यूज टू वर्क। रोम क्या करता था, खुद वहां नहीं रहता था, खुद का लोग वहां नहीं रहता था, लेकिन वहां के लोगों के साथ टाई अप करके जो उनके प्रति लॉयल रहेंगे उनको वहां का राजा या रूलर बना के इस तरह से वो अपना किंगडम को जो है एक्सटेंड किया करता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, बिकॉज दिस Hyrcans टू बिकेम वेरी वीक, रोम had to send someone who represented Rome to be with this person Hyrcan। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहीं से इतिहास में जो है चौथा रोमन पीरियड जो है, द रोमन पीरियड यहीं से शुरू हो जाता है 63 BC ऑनवर्ड। और ये 70 बहुत पार तक जाता है, 400 बहुत 480 476 में रोम टूटता है, वो बहुत ही बात है, इससे 400-500 साल की बात है, इसलिए ऑनवर्ड्स यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से रोम डायरेक्टली थ्रू whom जिस व्यक्ति को वो भेजते हैं, इनका नाम है एंटीपेटर। और ये एंटीपेटर जो है, एंटीपेटर और उसका सन्स एंड सन्स, ये एंटीपेटर का रूल 630 से 37 इसी तक चलता है। ये भी बिलीव नहीं करते थे। जी जी जी, ये एंटीपेटर जो है वो बेसिकली एक प्राइम मिनिस्टर की तरह था, एक को रूलर अलोंग विद Hyrcans 2, जो कि बहुत वीक बन गया था। Hyrcans 2 ही वाज फ्रॉम द प्रीस्टली बैकग्राउंड। और जब ये एंटीपेटर मारा जाते हैं इस पर्सन, देखिए लेकिन प्लीज नोट कि इस समय रोम अब डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दे रहे हैं। ऑलरेडी रोम हैज कम इनटू द पिक्चर और ये अपना लोगों को भेज रहा। जी 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 जी, हालांकि ये भी रोमन उस तरह से प्योरली रोमन नहीं थे, बट वो इंटरवेंशन बढ़ गया था इस वक्त। ऑलरेडी जो है रोम का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और ये एंटीपेटर मारा जाता है, इनका 2 सन्स रहता है, और 2 सन्सों में से बाद वाला जो सन है, उसी सन को हम जो है न्यू टेस्टामेंट में ये नाम से जानते हैं, हेरोड द ग्रेट। ठीक है, हेरोड द ग्रेट जो कि 37 से लेके 4 BC तक, 37 BC से लेकर 4 BC तक यही हेरोड जो है, हेरोड द ग्रेट, जो एंटीपेटर का सबसे बड़ा एंटी या। तो यू सी कि ये हेरोड द ग्रेट रूल करता है। फर्स्ट वाला कौन उतना मतलब फेमस नहीं, ये एंटीपेटर था नहीं उसका मतलब फर्स्ट चाइल्ड। Yeah, maybe he was not so young. And this person, he killed his sons, and because he was very bloodthirsty to be in the power. Herod the Great. उनको नेक्स्ट Yeah, he even killed his own sons to stay in the power. तो ये हेरोड द ग्रेट कितना खतरनाक आदमी था, और हेरोड द ग्रेट ने अपने सन्स को भी मार डाला था पावर में रहने के लिए। यही फर्स्ट है ना भैया जिसका डायरेक्ट लिंक है बाइबल के साथ, हेरोद ही है शायद फर्स्ट उस मतलब उस सीरीज में, इस सीरीज में। और या तो- यीशु और तो मसीह का कोई- बर्थ का टाइम में जो हेरोद का आप देख पाते यही हैं, है। ऑर्डर टू स्लॉटर ऑल द चिल्ड्रन, दिस इज द पर्सन, Direct connection है। या ही इज द वन एंटीपेटर के लाइन में जो आते हैं। देखिए क्या होता है, ये हेरोद द ग्रेट क्या करता है, वो रोम में जाता है और रोम से वो रिक्वेस्ट करता है, ये हेरोद द ग्रेट, बिकॉज ही वाज वेरी थर्स्टी टू बी इन द पावर। ये रोम से वो रिक्वेस्ट करता है, रोम के पास जाता है ताकि उसके अंडर में जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सके। वो जूडिया और हेस्मोनियन का जो डोमेन था, ताकि उसके अंडर में आ सके। तो फाइनली द रोम जो है उसको ये अनुमति दे देता है ताकि वो अपना कंट्रोल को बढ़ाए। ठीक है, और रोम का अनुमति से ही कुड गेन हिज होल्ड इन ऑल ऑफ दिस एरियाज। ठीक है, इन जूडिया एंड द हेस्मोनियन जो एरिया है,
डोमेन में वो अपना कब्जा को प्राप्त करता है। दैट्स व्हाई यू सी व्हेन यीशु मसीह का जन्म का समय में वो जो वाइज मैन लोग आए थे, मैजाई जिसको कहते हैं, वो इसी हेरोद से मिला था। यीशु को बोला था। या यही वो हेरोद है, हेरोद द ग्रेट। इनके अंदर में बहुत सारा एरिया था, जैसे जूडिया, सामरिया, गैलीली, डेकापोलिस, पेरिया। तो इन्होंने वो एरिया को अपने अंडर में कर लिया था। लेकिन जब ये मारा जाता है, वो पावर में रहने के लिए अपना सन्स को भी मार डाला, लेकिन उनका सन्स फिर भी 3 सन्स बच गया था। तो उन्हीं 3 सन्सों के बीच में उनका जो एरिया है, जो उसका उत्तराधिकारी के रूप में उन तीनों सन्स को जो है बांटा जाता है। उनका 3 सन्स में से एक सन है आर्चिलेउस, जिसको जूडिया और समारिया दिया जाता है। उसके बाद और एक है हेरोद एंटिपस, और यही हेरोद एंटिपस है जिसको गैलीली का एरिया सौंपा जाता है। और यीशु मसीह का समय में यही हेरोद था, जो जजमेंट के समय ये हेरोद एंटिपस ही था, जो हेरोद द ग्रेट का सन है, जो बच गया था उसके पिताजी का हाथ से। और एक हेरोद है जिसको हेरोद फिलिप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे यह है ये हेरोद जो है एंटिपस के बारे में, जो यीशु मसीह का समय में था, अबाउट हिम वी सी इन द बाइबल। हेरोद एंटिपस के बारे में भी, जो यीशु मसीह को देख पाते एक प्रकार से उनके सामने लेके आया जाता है टू पास ऑन जजमेंट। बट अमंग दोस 3 सन्स, जो आर्चेलियोस है, वो बहुत ही कमजोर था और उसको इसलिए 6 AD में हटाया गया। और तब जाकर रोम क्या किया, गवर्नर को भेजने लगा। वहां पे जाके गवर्नर को भेजा, एंड वन ऑफ दोस गवर्नर्स वी नो इन जीसस टाइम वाज पोंटियस पाइलेट। तो इसी प्रकार से जो है हेरोड, बट दैट हेरोड वाज वीक, वन ऑफ द सन्स ऑफ द हेरोड द ग्रेट, जिसका नाम है आर्चेलेउस। तो गवर्नर को भेजा गया 6 AD में। तो आप देख पाएंगे इसी प्रकार से जो है गवर्नर भी अब आना शुरू होता है सीन में, जो डायरेक्टली रोम द्वारा नियुक्त किया गया था। लेकिन आगे चलकर हेरोद अग्रिप्पा नामक उनके वंशज में से एक हेरोद है, वो कुछ हद तक 41 से 44 AD तक सीन में आता है। बस ऐसे क्लाइंट किंग रोम की तरफ से वो भी प्रतिनिधित्व करता है, बट इवन ही कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। आगे का रोमन गवर्नर वर द वन हु रूल्ड फ्रॉम 6 AD अप अंटिल AD 70। और यीशु मसीह के समय में ऐसा गवर्नर था पोंटियस पाइलेट। ठीक है। और यीशु मसीह को मतलब या यीशु मसीह का लाइफ का समय में ये हेरोद, इसका हेरोद द ग्रेट का जो सन है एंटिपस था, यीशु मसीह उसी क्षेत्र से बिलोंग करता था। एट द सेम टाइम द गवर्नर हु वाज पोंटियस पाइलेट। सो दिस इज द हिस्टोरिकल मैट्रिक्स एंड बैकग्राउंड दैट वी सी व्हाट हैपेंस। 6 AD से गवर्नर के द्वारा रूल करते हैं, बट 70 AD में फाइनली रोम कम्स एंड डिस्ट्रॉयज द टेम्पल, और डायरेक्टली अपने हवाले में, अपने हाथों में पूरा उस एरिया को वो ले लेते हैं। एंड देन इट गोज ऑन अप टू 100 AD, और 476 तक वो जाते हैं। उसके बाद रोम डिवाइड हो जाता है। बट इस जिस क्रोनोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं आज, 100 AD तक 70 में वो लोग आके टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और 100 वहाँ से वो लोग का फुल जो डोमिनेंस है वो शुरू हो जाते हैं। और 100 तक में भी जहाँ न्यू टेस्टामेंट का लास्ट बुक को लिखा गया था, बुक ऑफ रेवलेशन। So this is the context and the background in which we find our New Testament books and epistles. So when we study the New Testament books and epistles, let's remember in our mind कि ये वो पृष्ठभूमि है, ये वे लोग हैं, इसी प्रकार से वो आए। ये लोग जो हिस्ट्री में ये लोग ने राज किए हैं, और मसीही लोग उसी माहौल में रहते हुए वे जिए हैं और बाइबल को भी लिखे हैं। एंड देन keeping this background in mind, next time we'll see how Matthew was written, with what purpose, और कैसे Gospels लिखा गया था इस पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए। And more of the things we are going to see, not just about Herod and not just about the rule, we are also going to see the Jewish background. कहाँ से ये फरीसी लोग, सदुकी लोग आ जाते हैं, कहाँ से ये सनहेड्रन आ जाते हैं, कहाँ से synagogues बनने लगते हैं, how did all of this thing occur in this period of time, in this era. So this is the historical background in brief of the New Testament. Jesus second temple period कहा जाता है।
फ्रॉम 538 ऑल द वे टू 538 BC टू ऑल द वे टू 70 AD। थैंक यू। भैया ये जो एंटीपेटर जो था हाँ, वो वहाँ का लोकल को रोमन लोगों ने पावर दिया कि वो उसको No, this- रोम से भेजा गया। ये एंटीपेटर जो है ही इज फ्रॉम द हीस एंड मीडियमाइट। मीडियमाइट मीन्स वो एसाव का वंशज का है, जैकब का नहीं। तो ये मतलब रोम द्वारा अपॉइंटेड नहीं था। No, no, he was appointed by Rome, but he was not a Roman. He was not even a Jew. जीव भी नहीं था। जीव भी नहीं था। जीव कौन है? जो अब्राहम के लाइन से, जैकब का लाइन से हो क्या है ना, जैकब इज नोन एज इजराइल। जैकब, but Jacob's brother, that hair person, हाँ। Esau. This ये fellow ईसाव का था। हाँ, उसे ये हेरोद उसका वंशज का है। उन लोग को एडमाइट कहते हैं, हेरोद द ग्रेट। तो इसी से जो है यीशु मसीह का समय यहीं से शुरू होता है एंड देन रोम AD 70 में आते हैं। उस दौरान देखिए नेरो भी आया है 60 का AD में, आप देखेंगे जब डायरेक्ट इंटरवेंशन चला है उसमें पतरस लोग मारा जाता है। पॉल वाज किल्ड 62-64 AD रोम, और फाइनली AD 70 में टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब तक गवर्नर लोग था, बट ए पॉइंट कम्स व्हेन डायरेक्टली किंग आके, तब तक तो लोग गवर्नर के द्वारा रूल करता था। बट अभी ऐसा हो गया कि राजा ट्रैवल करके राजा ही सब तहस नहस कर रहा है।